आज दो बड़ी खबरें हैं जिस पर मैं विश्लेषण करूंगा और आपको समझाऊंगा कैसे बिहार में नीतीश कुमार को उनके सवर्ण नेताओं ने बर्बाद कर दिया है। खबर है कि नीतीश कुमार ने संजय झा को रूम से कहा कि निकल जाओ। तो क्या जो सवर्ण नेता हैं जेडीयू के, उन्होंने नीतीश कुमार को दूसरे दर्जे का पार्टी बना दिया है और उनकी राजनीति अब खत्म होने जा रही है। और सवाल है कि नीतीश जी के बाद जेडीयू का क्या होगा। क्या जेडीयू पर संजय झा, ललन सिंह और विजय चौधरी ने कब्जा कर लिया है? क्या ये लोग आरएसएस के स्लीपर सेल हैं? और क्या बिहार में पिछड़े अति पिछड़ों की राजनीति अब अंतिम बार हो रही है? ये बड़ा सवाल है, इस पर ही बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात इस देश की सबसे बड़ी ट्रेजेडी की। आपको ले चलते हैं हरियाणा में एक दलित समाज के आईपीएस पूरन कुमार को सुसाइड होने के लिए मजबूर होना पड़ा। सोचिए, वो आईपीएस हैं, उनकी पत्नी आईएएस है, उनका साला विधायक है पंजाब में आम आदमी पार्टी का। उसके बावजूद 7 दिनों से उनका शव पड़ा हुआ है। उनकी पत्नी कह रही है कि एक जातिवाद का जो आरोप लगा है एसपी पर और वहां के डीजीपी पर, शत्रु कपूर पर, उसको बर्खास्त किया जाए, अरेस्ट किया जाए। लेकिन बीजेपी नहीं कर रही है। सूरज कुमार बौद्ध की माने, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुजन समाज के बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, उनकी माने तो ये जो वहां के जो डीजीपी हैं वो जो हैं वो करीबी हैं मनोहर लाल खट्टर के, जो केंद्र में नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं, मंत्री हैं। और राहुल गांधी वहां जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि उसके बाद क्या होता है। राहुल गांधी जाएंगे, लेकिन उनको कैसे प्रताड़ित किया गया वो पूरी कहानी आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। सोचिए वो कितना भयानक है, कितना दर्दनाक है। वो जब आप सुनेंगे पूरी कहानी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आदेश रावल ने ये पूरी कहानी लिखी है। मैं पहले वो बताता हूं, फिर बिहार चुनाव पर आपको लेकर चलूंगा। आईपीएस पूरन कुमार के परिवार के दर्द को समझिए। राहुल गांधी यहां जाने वाले हैं कल। पीड़ित परिवार की भी एक कहानी है। 29 सितंबर 2025 को एडीजीपी पूरन कुमार का आईजी रोहतक रेंज के पद से तबादला कर दिया गया, मतलब उनको हटा दिया गया। 30 सितंबर 2025 को उन्होंने पदभार छोड़ दिया। 1 अक्टूबर 2025 को जब वह अपने पीएसओ के साथ अपने निजी वाहन में यात्रा कर रहे थे, रोहतक पुलिस ने उनकी कार को जबरन रोका और उनके पीएसओ को उनकी मौजूदगी में हिरासत में ले लिया। एक एडीजीपी के साथ, आईपीएस के साथ ये हो रहा था। पीएसओ को उनकी मौजूदगी में हिरासत में ले लिया, जबकि उन्होंने पहले एफआईआर की कॉपी दिखाने का विरोध किया था। उस समय सीआईए इंस्पेक्टर ने एडीजीपी से कहा, अगला नंबर आपका है। उनके पीएसओ को 5 दिनों तक अवैध हिरासत में रखा गया, प्रताड़ित किया गया और पूरन कुमार के खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर किया गया। 5 दिनों की लगातार यातना और अकल्पनीय पीड़ा के बाद उनके पीएसओ ने आखिरकार एक खाली पन्ने पर हस्ताक्षर किए। उस खाली पन्ने पर पुलिस ने एक बयान टाइप किया था जिसमें पूरन कुमार को फंसाया गया था। डीजीपी शत्रुजीत कपूर, यही है वो शख्स जिस पर आरोप है, और एसपी नरेंद्र बिजारनिया, इन सब लोग का एक गिरोह काम करता है, नेक्सस काम करता है। ये इस देश के दलित पिछड़ों को समझना पड़ेगा। दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को समझना पड़ेगा और जाति से अलग हटकर अपने अधिकारों के लिए। क्योंकि आज पूरन कुमार है, कल कोई पूरन कुशवाहा होगा, पूरन यादव होगा, पूरन महतो होगा, पूरन पटेल हो सकता है, पूरन जाट हो सकता है, आप समझिए पूरन गुर्जर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये जातिवाद, मनुवाद सबको एक बारी बारी से शिकार करता है। नहीं भरोसा है तो जाटों का आंदोलन हुआ आरक्षण के लिए, मारा गया। पटेलों का आरक्षण हुआ, उनको मारा गया। गुर्जरों का आरक्षण मिला, मारा गया। दलित तो 1000 साल से मारे जा रहे हैं, आप सोचिए। लेकिन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए कोई नहीं मारा गया। मराठा भी मारे जाते हैं। तो डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी नरेंद्र बिजारनिया को पूरन कुमार ने कई फोन किए, जबकि कोई जवाब नहीं मिला। पूरन कुमार ने गुहार लगाई कि मेरी व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रतिष्ठा को नुकसान न पहुंचाया जाए, कोई जवाब नहीं मिला। 6 अक्टूबर 2025 को पीसी एक्ट लगाया गया। पीएसओ के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पूरन कुमार की गिरफ्तारी के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत न पड़े। 7 अक्टूबर 2005 को पूरन कुमार ने न्याय पाने में असफल रहने के बाद
खुद और अपने परिवार को उत्पीड़न और सामाजिक कलंक से बचाने के लिए आत्महत्या कर ली। हम लोग क्या करेंगे? ये सरकार मुझ जैसे एक मामूली यूट्यूबर पत्रकार को, मैंने टेलीविजन की नौकरी छोड़ दी क्योंकि वहां आपकी बात नहीं कर सकता था, मेरे जैसे मामूली पत्रकार को जो टीवी में नहीं है, अखबार में नहीं है, जो यूट्यूब पर है, उसका रीच कम कर देते हैं। मुझे 7 साल से परेशान किया जा रहा है, रोज जांच के नाम पर ढड्ढर भेजा जा रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, इस देश में जातिवाद से अलावा और कोई सच्चाई नहीं है। मुझसे क्या दिक्कत है? क्योंकि मैं चुप नहीं रह सकता हूं। पूरन कुमार की यही दिक्कत थी कि वो अधिकारी रहते हुए, मैं ऐसे दर्जनों अधिकारी को जानता हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इसके खिलाफ हम सबको बोलना पड़ेगा। आप सोचिए, एक ब्राह्मण स्वास्थ्य मंत्री है जेपी नड्डा, कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हो रही, कोई सवाल पूछ रहा है? पूरन कुमार पर कोई डिबेट हो रहा है? चंद्रशेखर आजाद ने भी एक लंबी चिट्ठी लिखी है, बहन जी ने भी ट्वीट कर दिया है। तमाम नेता जा रहे हैं। इस देश को एकजुट होना पड़ेगा, इससे पहले कि देर हो जाए। कोई नहीं बचेगा आप अगर अपने समाज के साथ नहीं रहेंगे। आज सोचिए, लालू यादव की पूरी फैमिली के खिलाफ चार्जशीट को एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक चुनाव है, चार्जशीट एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ये जातिवाद और मनुवाद है। हमारे लोग जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना आसानी होगी। समझिए, ये सच्चाई है इस देश की। एक आईपीएस सुरक्षित नहीं है, उनकी पत्नी आईएएस है, वो सुरक्षित नहीं है। और पता है ये जातिवाद क्यों होता है? जो मैं रोज कहता हूं, आप उनका ड्राइवर बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनके घरों में मेड बनिए, खाना बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वो हमें लाचार बेबस रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं हम सफाई का काम करें, वो चाहते हैं हम खेती बाड़ी मजदूरी करें, वो चाहते हैं हमारी कोई इज्जत ना हो, हम उनके सामने आंख में आंख डालकर बात ना करें, उनसे सवाल जवाब ना करें। पूरन कुमार यही करते थे। मैं पत्रकार हुआ, मैं चुपचाप उनके दफ्तर में उनकी नौकरी बजा रहा होता, उनके हिसाब से टाइप कर रहा होता, तो मैं अच्छा था, तब मैं अच्छा पत्रकार था। लेकिन मैंने अपने सामाजिक हितों की बात की, राष्ट्र के हितों की बात की, सही गलत बात करने लगा तो मैं मनुवादियों की नजर में खटकने लगा। आप सोचिए, तो आप आईएएस बन जाइए, कलेक्टर बन जाइए, एसपी बन जाइए, डीएम बन जाइए, जज बन जाइए, आपको चुप रहना, उनकी गुलामी करनी है। और बीच बीच में मैं फिर कह रहा हूं, ये तमाम इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को बोलना पड़ेगा, इससे पहले कि देर हो जाए, या फिर आप बड़े पदों पर मत जाइए। लालू यादव के साथ ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो मुख्यमंत्री बने। आज नीतीश कुमार उनकी गोद में बैठे हैं तो भी नहीं सुरक्षित हैं। साजिश हो गई नीतीश कुमार के साथ। तो पहले तो आपको सीटों का बंटवारा बता दे, पहले तो एनडीए में बवाल कटा हुआ है। आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, नहीं हुई। मांझी और मांझी जी को भी खत्म कर दिया गया, खत्म किया जाए, उनको 6 सीट थमाया गया, पहले से कम। मतलब उनकी हैसियत भी कम कर दी गई है। पता नहीं मांझी जी कब बगावत करके चले जाए तेजस्वी के साथ। उमेश कुशवाहा, उनकी हैसियत कम कर दी गई है, 6 सीट कर दी गई है। अरे भैया, बीजेपी के दलित पिछड़ों के वोट पर बीजेपी 100 सीटों पर लड़ेगी, लेकिन कुशवाहा नहीं लड़ेंगे, मांझी नहीं लड़ेंगे। और उससे भी बड़ी बात, नीतीश कुमार अब बड़े भाई नहीं रहे। 101 सीट बराबर में आ गई है बीजेपी। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इससे खफा है और उन्होंने संजय झा को अपने कमरे से बाहर कर दिया। आप सोचिए, संजय झा उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। अब नीतीश जी की पार्टी कौन चला रहा है? संजय झा, ललन सिंह और विजय चौधरी। अब समझना है पिछड़े समाज को, दलित समाज को और खासकर लव कुश को, कुर्मी कुशवाहा समाज को, कि आपके साथ क्या सुलूक हो रहा है। एक तरफ सम्राट चौधरी को गाली दिलवाया जा रहा है। ये पूरी प्लानिंग है बीजेपी की कि हमारा सवर्ण मुख्यमंत्री हो। तमाम सवर्ण समाज के पत्रकार लिख रहे हैं कि इस बार एक तीर से 2 निशाना होगा। इस बार बीजेपी अपना सीएम बनाएगी। उनको एक सवर्ण मुख्यमंत्री चाहिए, या फिर चिराग पासवान को लालच दिया जा रहा है कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो भी नहीं होने वाला है। और चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री बनते हैं तो कोई बात नहीं है, दलित समाज के हैं। लेकिन सोचिए, बीजेपी की साजिश और षड्यंत्र। तो ये प्लानिंग है। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। जो खबरें आ रही है,
130 सीटों पर 130 से 135 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी, जो मैं आपको बता रहा था, और 20 सीट जो है उसमें मुकेश सहनी है और पशुपति कुमार पारस हैं, उनको कुछ सीटें मिल सकती है। उसके बाद जेएमएम को भी 1-2 सीटें मिल सकती है। लेफ्ट पार्टियों को लगभग 19 सीट पिछले बार थी, इस बार 25 सीटें मिल रही है। कांग्रेस के खाते में कहा जा रहा है कि उनको कम से कम 60 सीटें मिलती दिख रही है। तो बिहार में यह तय है और कल सब कुछ साफ हो जाएगा। नीतीश कुमार को लगभग बीजेपी ने अपने शिकंजे में ले लिया है और नीतीश कुमार जो है वो जल्दी ही बड़ा फैसला ले सकते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, जब तक नीतीश कुमार जब तक है तब तक बीजेपी का अपना जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो पूरा नहीं हो सकता है। सोचिए, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, आरजेडी के दरवाजे नीतीश जी के लिए हमेशा खुले रहते हैं, हमेशा खुले रहते हैं। इसी वजह से नीतीश कुमार को मजबूरी में बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ता है। अभी भी लेकिन नीतीश कुमार पहले बड़े भाई के भूमिका में थे, अब वो बराबर की भूमिका में आ गए हैं। क्या बीजेपी अभी भी उनको मुख्यमंत्री बनाएगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि नीतीश कुमार के बगैर भी बीजेपी, एलजेपी और मांझी, कुशवाहा के साथ मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो सीटों का लगभग गठबंधन तय हो गया है। इस बार कांटे की लड़ाई है। इस बार इंडिया गठबंधन के लोगों ने भी एक एक सीट पर मॉनिटरिंग हो रही है और ये चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में ऐसी सरकार चुनिए जो पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल और दवाई की बात करे। सोचिए, मुसलमानों को ये लोग गाली देते हैं, लिंच करते हैं। तालिबान का स्वागत कर रही है मोदी जी की सरकार। योगी जी के यहां कार्यक्रम हुआ है तालिबानियों का। योगी जी के यहां कार्यक्रम हुआ है तालिबानियों का। ये लोग किस मुंह से, मैं बार बार कहता हूं ना, ये किसी के सगे नहीं है। ये तालिबान मुगलों के यहां दरबारी करते थे। कौन लोग, उनका नाम, मुगल के यहां जो दरबारी थे, टोडरमल, कौन थे? मुगल के यहां जो मनोरंजन के लिए गाना गाते थे, तानसेन, वो कौन थे? मुगल के यहां कौन लिखकर कहता था कि मांग के खैबो और मस्जिदों में सोइबो? इन लोगों से इतिहास पूछिए। आज भी सोचिए, मुगल दौर छोड़ दीजिए, आज लोकतंत्र में तालिबान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तालिबान के साथ यूपी जा रहे हैं और यहां के मुसलमान इनको दुश्मन लगते हैं, इनके दलित पिछड़े इनको बेकार लगते हैं। तो धीरे धीरे ही सही दलित पिछड़े समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं। और सोचिए, हरियाणा में राहुल गांधी जा रहे हैं, पीड़ित परिवार से रोहतक जा रहे हैं, और जातिवाद एक दिन खत्म होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, जिस दिन इस देश के दलित पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो सड़कें बनाते हैं, मेहनत कश हैं, जो अब पढ़ लिख भी रहे हैं, वो एक दिन इस देश में न्याय के लिए लड़ेंगे। संविधान मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, और ऐसे चिरकुट जातिवादी, मनुवादी लोग इतिहास के कूड़े में डाले जाएंगे। ये लड़ाई लंबी है। सोचिए, फूले लड़ रहे थे, पेरियार लड़ रहे थे, अंबेडकर लड़ रहे हैं, कबीर लड़े हैं, जगदेव बाबू लड़े हैं, सोनीलाल पटेल लड़े हैं, राम स्वरूप वर्मा लड़े हैं। और बेहतर होगी ये लड़ाई, और आगे जाएगी। और सोच लीजिए, बाबा साहब का संविधान है, बाबा साहब का वोट का अधिकार है, राज तो अब दलित पिछड़ों का होगा, पार्टी कोई हो। बिहार में लगातार इस बार दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक एकजुट है। और नीतीश कुमार को जिस तरह से हाईजेक किया जा रहा है वो बहुत ही दुखद है। और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार संजय झा से खासे नाराज हैं। उन्होंने साफ, बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा कि आप मेरे रूम से निकल जाइए। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।